हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एग्जामिन एसके। हम क्लास 10th का हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का जो पेपर था उसको सोल्व कर रहे थे। तो 5 क्वेश्चन हमने इसके सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा देखें। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी, ये बताना है। अगर किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के 21 के बराबर है तो हमारे माइंड में एकदम से ही ट्रायल मेथड से हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं कि अगर 21 के बराबर किसी संख्या का 1/3 भाग है तो अगर 21 का 3 से गुणा कर दें तो वो संख्या मिल जाएगी 30 या 63। तो आंसर तो कितना आ जाएगा इसका 63 आ जाएगा। ठीक है, ये हिट ऑन ट्रायल मेथड है, ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं हिट कर पाते हैं तो आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो मान लेंगे माना संख्या बराबर x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार किसी संख्या का 1/3 x/3, ये 1/3 हो गया, किसके बराबर है, 21 के बराबर है। अब आप तिरछी गुणा कर लेंगे, 3 को पक्षांतर करके राइट साइड में लेके जाएंगे तो 21 गुणा 3 हो जाएगा। तो संख्या कितनी आ जाएगी, 21 या 63। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं और वरना हम डायरेक्ट इसका आंसर भी लगा सकते हैं। क्लियर, तो जिस तरीके से आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो। नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 7। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी इक्वल्स टू 0 का एक मूल -2 है तो p का मान क्या होगा। ठीक है, अगर किसी द्विघात समीकरण दे रखी है और उसका एक मूल दे रखा है तो उसका मतलब होता है वो मूल उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और जहाँ भी समीकरण में अगर x के टर्म में समीकरण है तो x की वैल्यू को उस मूल के बराबर रख दीजिएगा। ठीक है, जो वेरिएबल दूसरा होगा उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कुछ इस तरीके से देखिएगा आप 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। द्विघात समीकरण आपको गिवन है x² प्लस 2x माइनस पी इक्वल्स टू 0। अब x बराबर कितना रखोगे, -2 रखने पर समीकरण में x की क्या रख दो, -2। तो देखिएगा समीकरण में जो x² है -2 का स्क्वायर रख दीजिएगा यहाँ पर, प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस पी इक्वल्स टू 0। 2 का जो वर्ग होगा वो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 दूनी 4 रहेगा, 2 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 4। और p को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का p क्या हो जाएगा, प्लस का p हो जाएगा। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, 0 बराबर p का मान कितना आ गया, 0। क्लियर, तो p की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। क्वेश्चन 7 में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दे रखा है p इक्वल्स टू 0। ओके, आइए क्वेश्चन 8 जो सॉल्यूशन मतलब सिलेबस है उसमें है नहीं सर इस बार, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं हम। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें हम, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है x अक्ष पर एक बिंदु है। ठीक है, अब जरा इस लाइन को पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो वहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी। x अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित होगा, देखो x अक्ष और y अक्ष के बीच में अगर कोई बिंदु स्थित होता है तो वो देखना होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस में। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है x अक्ष पर ही कोई बिंदु है, तो अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो क्या होगा, वहाँ पर y का मान 0 होगा। क्लियर, y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर x अक्ष पर कोई बिंदु आपको गिवन है तब। फिर भी हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ करी हमने, x अक्ष पर एक बिंदु मान लेते हैं, लाइन होगी एक AB। ए बी एक लाइन बनाई है, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -5 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2, -9। अब हमने एक बिंदु इसी अक्ष पर लेना है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो x अक्ष पर है तो x कोऑर्डिनेट x हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। जो दोनों से समदूरस्थ है, अगर दोनों से समदूरस्थ है तो आप लगाओगे दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पर, यानी कि AP किसके बराबर हो जाएगा, BP के बराबर हो जाएगा अगर समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब ये होता है, और दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर आप पहले x2 माइनस x1 लिख सकते हो, तो यहाँ पर अगर आप x2 माइनस x1 लिख रहे हो तो y2 माइनस y1 लिखना होगा आपको। क्लियर,
तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, जिस तरीके से सिंपल हो आपका फॉर्मूला लगाने के लिए तो वही आप कर सकते हैं तरीके से। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि x1 और x2, यहाँ पर टू क्या होगा, x1 होगा, और 5 क्या होगा, माइनस का y1 होगा, x क्या होगा, x2, और y क्या होगा, y2 क्या होगा, 0। क्लियर। तो AP की जो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर x1 की वैल्यू रखी जाएगी 2, माइनस x2 की वैल्यू रखी जाएगी x होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी आएगी, -5, और माइनस y2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 होल स्क्वायर। क्लियर। बराबर किसके बराबर हो जाएगा। अब जरा दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ x1 की वैल्यू कितनी होगी, x, और y1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो हम यहाँ सोल्व करेंगे, यानी कि BP डिस्टेंस को अगर हम देखें, तब x1 की वैल्यू होगी x, माइनस x2 की वैल्यू होगी -2, और माइनस माइनस हो जाएगा +2। क्लियर, होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू आप देखो तो 0, माइनस y2 की वैल्यू देखें तो 9 का होल स्क्वायर इधर करेंगे। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, अगर वर्ग करोगे तो ये जो स्क्वायर रूट है, ये दोनों तरफ के स्क्वायर रूट हट जाएंगे, क्या बचेगा, होल स्क्वायर आप ड्रॉ कीजिएगा। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस 2 दूनी 4x, प्लस 5 का जो स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा, वो चाहे माइनस की संख्या चाहे प्लस की, वो प्लस हो जाता है स्क्वायर करने पर। x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पर, तो x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस 4, प्लस 2 दूनी 4x, प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है। अब जरा देखें, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ आ रहा है, तो इसको हटा सकते हो क्योंकि माइनस हो जाएगा और चला जाएगा यहाँ से, मतलब रिमूव हो जाएगी ये टर्म। बाकी जो चीज़ें दे रखी, चाहे 4 भी देखो दोनों तरफ है, 4 को भी हटा दीजिएगा। बाकी जो टर्म्स हैं उनका पक्षांतर कीजिएगा, -4x, अब राइट साइड में 4x दिया है प्लस का, तो लेफ्ट में आएगा तो भी माइनस का 4x हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू 81, लेफ्ट में जो 25 था, अगर राइट में इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या जाएगा, 25 राइट में जाकर के सॉरी माइनस का हो जाएगा। क्लियर। 4x और 4x माइनस माइनस हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 8x आपका आ जाएगा, इक्वल्स टू 81 में से 25 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 माइनस 5 6 होगा, और 7 माइनस 2 5 होगा, 56 बचेगा। ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 अपॉन -8, 8 7 जा 56, क्या आया x की वैल्यू, -7। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -7 x की वैल्यू, और 0 रहेगा y, हमने अभी बताया था आपको। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, -7, 0। देखते हैं कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है -7, 0। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र यहाँ लगाना पड़ेगा। दोनों बिंदु क्या हैं, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी, समान होगी। तो इस तरीके से हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान कर दिया, और यहाँ से हमें जो पॉइंट था हमारा एक्स एक्स पर जो स्थित था, उसके कोऑर्डिनेट मिल गए क्या, -7, 0। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी है। देखो, अगर आपको ध्यान से नजर आ रहा हो तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। आप रिकॉल करो, समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर सीधे आपको पढ़ते ही आंसर क्लियर हो जाना चाहिए, आंसर होना चाहिए बी इक्वल्स टू सी एंगल के। क्लियर। लेकिन ज़्यादा भी जल्दी ना करें, अगर आपके पास टाइम हो तो क्यों ना इसको वेरीफाई कर लिया जाए कि एक्चुअल में क्या यही समान भुजाएं हैं जिनके सामने वाले ये कोण दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करके देख लेते हैं जरा जल्दी से। ठीक है। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल का नाम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या इसमें आंसर आने वाला है। तो चलिएगा एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, हमने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी, ए बी सी। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब क्या दिया है इसमें, ए बी इक्वल्स टू ए सी, जो साइड ए बी है
वो किसके इक्वल दे रखी है, AC के इक्वल दे रखी है। अब ध्यान से देखो, AB के अपोजिट जो एंगल होगा वो होगा एंगल C, कोण C, और AC के अपोजिट जो एंगल होगा वो होगा एंगल B, कोण B। यानी कि ये भुजाएं समान है तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, कोण B बराबर होगा कोण C के। बिल्कुल ठीक आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर C। तो अगर आप निश्चिंत है तो आप डायरेक्ट इसको सोल्व कीजिएगा, ज़्यादा टाइम MCQ में नहीं लगाना है आपको, टाइम बचाना है लॉन्ग क्वेश्चंस करने के लिए जिनमें टाइम आपका एक्चुअल में लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11 क्वेश्चन में गिवन है एक त्रिभुज ABC में AB दे रखा है, AC दे रखा है और BC दे रखा है, तो कोण B कितना होगा। देखो अगर आपको तीनों साइडें दे रखी हों तो मैक्सिमम चांस सीधे यही होते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होती है और आंसर आता है 90 डिग्री। देखो आंसर इसका 90 डिग्री होना चाहिए, क्लियर है। अब जरा वेरीफाई करते हैं तब इसको आप फाइनल बताएंगे, ठीक है। एक त्रिभुज बना लीजिएगा, एक त्रिभुज हम ड्रॉ करेंगे फिर से, और त्रिभुज की भुजाएं हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं पहले। हम त्रिभुज बना रहे हैं ABC, एक ABC त्रिभुज में AB 6√3 है, AB कितना है 6√3, AC कितना है 12, AC कितना है 12 सेंटीमीटर है, और BC कितना है 6 सेंटीमीटर, क्लियर। अब जरा सबसे पहले देखें, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ पर 6 तो सबसे छोटा हमको दिख रहा है, लेकिन AC और AB में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो क्यों ना AB को सोल्व कर लिया जाए। AB 6 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू होती है 1.73, 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 3 18, मतलब 6 3 18 हो जाएगा, मतलब कैरी करेगा 1, और 6 7 42 और 1 43, 4 6 कम 6 और 4 10, 10.38 आई है, और AC कितना है 12 है, इसलिए AC ही सबसे बड़ी भुजा यहाँ कर्ण होनी चाहिए। PGT से हम करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC यानी कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो दूसरी जो दो भुजाएं बची, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कीजिएगा, AC यहाँ है कितनी 12 का स्क्वायर करेंगे, AB है यहाँ पर 6√3, इसका स्क्वायर हम करेंगे, प्लस BC है 6, इसका स्क्वायर कीजिएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 होगा, 6 छंग 36 गुणा 3 बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस 6 छंग 36 बचेगा, ठीक है। यहाँ 36 कॉमन ले लीजिएगा आप, क्या बचेगा 3 प्लस 1, 36 गुणा 4, 36 दूनी 72 दूनी 144, तो दोनों साइडों में 144 आया है हमारा, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एंगल GP हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर PGT वेरीफाई हुई है, सत्यापित किया हमने कि हाँ भाई कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आया है, क्लियर है क्या। अगर ये बराबर है तो क्या कह सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम के व्युत्क्रम से क्या कह सकते हैं, ये 90 अंश का कोण बनेगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रति एक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 2A है, समबाहु त्रिभुज है ऑलरेडी, इसकी भुजा वही बराबर होंगी तीनों, तो तीनों भुजाएं जो दे रखी हैं वो कितनी दे रखी है 2A के अलग अलग बराबर दे रखी है, क्लियर। अब जरा इसी क्वेश्चन को हम समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं और यहाँ पर हम फिर से सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 2A है। अब त्रिभुज मान लेते हैं हम ABC, ठीक है, ABC त्रिभुज मान लिया, और उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, देखो समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक शीर्षलंब आपस में बराबर होगा क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों इसके कोण बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज के, तो उससे प्रत्येक शीर्षलंब जो होगा, शीर्ष से खींचा गया सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, तीनों बिल्कुल इक्वल होंगे, तो मतलब कोई सा एक निकाल लें तो तीनों उतने ही हो जाएंगे। प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई पूछिए ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक शीर्षलंब खींचने वाले हैं, हम ड्रॉ करने वाले हैं एक शीर्षलंब, ठीक है। हम शीर्ष C से सामने वाली भुजा AB पर एक शीर्षलंब ड्रॉ करते हैं, और शीर्षलंब क्या हो जाएगा आपका CD, क्लियर, CD। अब जरा ध्यान से देखें आप, आपको दे रखा है प्रत्येक भुजा की लंबाई 2A है, 2A 2A और 2A, लेकिन शीर्षलंब जो होता है समबाहु त्रिभुज वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, मतलब ये हो गया ये माध्यिका का भी काम करता है शीर्षलंब जो होगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में। अगर ये माध्यिका का भी काम करेगा तो AD कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 2A था, और BD कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, क्लियर।
अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए सी डी की। अगर शीर्ष लंब है तो ये सी डी डी जो बिंदु पर कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा। 90 अंश बनेगा तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए सी डी कितना होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज ए सी डी में हम पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम में पीजीटी से, त्रिभुज एसीडी में पीजीटी से, त्रिभुज एसीडी में पीजीटी लगाओ तो एसी का जो वर्ग होगा, एसी का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा एडी का वर्ग यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब सीडी के वर्ग के। क्लियर हो गया। एसी कितना है 2a होल स्क्वायर कीजिएगा, एडी कितना है a होल स्क्वायर कीजिएगा, प्लस सीडी हमें निकालनी है वैल्यू इसकी। 2a का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, माइनस आ जाएगा इधर आपका a स्क्वायर पक्षांतर करने पर, सी स्क्वायर बचेगा। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 3a स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सी डी की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखें ध्यान से, a तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा लेकिन 3 रह जाएगा अंदर ही, तो आंसर आ गया a रूट 3। देखते हैं कहाँ आंसर दे रखा है, a रूट 3 ऑप्शन नंबर ए में है। देख लो जरा, ए और सी ऑप्शन बिल्कुल रिफ्लेक्शन दे रखे हैं एक दूसरे में, जल्दी में ऑप्शन सी ना कर दें आप, क्योंकि आंसर क्या आएगा, a रूट 3 आएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 3 में 3 रूट ए है, तो जल्दी से ऐसा हो जाता है बोर्ड एग्जाम में कि हमें आंसर आते हुए गलत ना हो जाए, थोड़ा ध्यान से केयरफुली रहें। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 13 क्वेश्चन में आपको गिवन है साइन ए इक्वल्स टू कोस ए। ठीक है, अब वो साइन ए कोस ए के बराबर जैसे ही हमने देखा, अगर हमने प्लेस वैल्यू यानी कि इनकी वैल्यूज टेबल पढ़ रखी है तो उसमें हमें सबके इनके मान दे रखे होते हैं, साइन 30 कोस 30 साइन 60 कोस 60, इस तरीके से 0 अंश 30 अंश 45 60 90 इन सभी के मान उस टेबल में दिए हुए हैं। तो साइन और कोस एक जगह आती है 45 डिग्री, कहाँ आता है 45 डिग्री पर दोनों इक्वल होते हैं, तो आंसर सीधे सीधे कितना हो जाना चाहिए इसका, 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, लेकिन इसका फिर भी वही सॉल्यूशन की बात करें तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं 13 क्वेश्चन का। साइन ए इक्वल्स टू क्या है, कोस ए है। ठीक है, अब साइन ए और कोस ए को ले आओ पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1 मल्टीपल होता है हर एक नंबर का, तो 1 यहाँ बच जाएगा। साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, tan a, tan a इक्वल्स टू आया है 1। अब जरा देखते हैं tan a यानी कि 1 कितनी वैल्यू होती है tan में, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दोनों तरफ आप कर लो तुलना, तुलना करने पर क्या आएगा आपका, ए की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई 45, ये हमने आंसर पहले ही बता दिया था, तो बिल्कुल टाइम ना लगाएं। अगर आप श्योर हो तो सीधे इसका आंसर लगाकर आगे बढ़ेंगे आप क्वेश्चन पेपर में। टाइम रहता है कम सोल्व करने के लिए बोर्ड एग्जाम में, आपको प्रैक्टिस करनी होगी 3 या 2.5 घंटे में इस पेपर को सोल्व करने की, तब जाके आप बोर्ड एग्जाम में थोड़ा कर पाओगे। ठीक है, तो 3 घंटे से पहले पहले आप घर पे इसको सोल्व करा करें, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर आपको दे रखे हैं। क्लियर, अब जल्दी से हम 14 क्वेश्चन की तरफ मतलब चलते हैं। 14 क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है और उसका भी सॉल्यूशन हम जल्दी से करते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू में हमें बहुत जल्दी करनी है, लेकिन इतनी भी जल्दी ना करें कि आप क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं या फिर आंसर निकालने के बाद ऑप्शन गलत लगा कर आ जाएं, ऐसा भी ना करें, तो थोड़ा केयरफुली रहें आप। 14 क्वेश्चन देखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी अगर ए दे रखा है आपको 30 डिग्री। ठीक है, ए क्या दिया है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करें, सीधे tan स्क्वायर की वैल्यू ही रख देते हैं क्योंकि ए की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सब समीका भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम चलो सीधे ही हम क्या रख देते हैं यहाँ पर, ए की वैल्यू रख देते हैं। बताइएगा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो कोट जो 30 होगा उसकी वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3, क्योंकि tan a इक्वल्स टू होता है 1/कोट a। ठीक है, तो इनकी दोनों की वैल्यू रेसिप्रोकल होती है, अंश और हर में क्या हो जाते हैं, दोनों रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो अगर tan 30 1/√3 तो कोट 30 कितना हो जाएगा √3। अब वैल्यू रखिएगा क्वेश्चन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए मीन्स हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर √3 आएगा। अब जरा सोल्व करें इसको, तो 1 प्लस 1/√3 पे से सिर्फ रूट हटेगा, प्लस 1 प्लस 3 पे से भी रूट हटेगा, तो कितना जाएगा। अब सोल्व कर रहे हैं हम इसको, तो हर का एलसीएम ले लीजिएगा ऊपर, तो क्या आएगा आपका 3 आएगा,
3 1 जा 3 प्लस 1/4, ठीक है। फिर इसको सोल्व करें आगे तो 3 प्लस 1 4/3 मल्टीप्लाई हर में क्या दे रखा है 3 4 दे रखा है, 4 से 4 रिड्यूस होगा 1 टाइम्स, आंसर कितना बचेगा 1/3। तो आंसर आप देख पा रहे हो कितना है आपका 1/3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आंसर दे रखा है 1/3, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 15। क्वेश्चन 15 है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। वैसे बात है, अगर गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर रहे हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, लेकिन क्या वो 2 गुना होगा या फिर कितना होगा वो हम यहाँ आइडिया लगाएंगे, मतलब सॉल्यूशन करेंगे उसका, और सॉल्यूशन करके फिर इसका आंसर करते हैं, ठीक है। तो आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा ना करें कि अगर त्रिज्या को 2 गुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल भी 2 गुना हो जाएगा, तो 200% यहाँ ऑप्शन दे रखा है और आप जल्दी से करके आगे निकल जाए, ऐसा ना करें। आप इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। एक गोला है और गोले की त्रिज्या को हमने 2 गुना किया है, तो पहले हम गोले की त्रिज्या को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लिया जाए? गोले की त्रिज्या को चलो r ही मान लेंगे, फॉर्मूले में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या बराबर r। तो गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r², ठीक है। अब नया जो है गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया है, नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? नया पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई? 4 पाई r की जगह रख दो 2r, यानी कि 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 पाई 2 2 जा 4r², यानी कि 16 पाई r² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 पाई r²। अब इसमें पूछा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, इसमें ये नहीं पूछा कितने गुना हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे रहता है कि नया जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है पुराने पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितने गुना हो जाएगा। आप देखें 4 चौक 16, 4 गुना हो गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कितना अधिक हो जाएगा, है ना, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो निकालेंगे वृद्धि कितनी हुई है, कितनी वृद्धि कितनी हुई क्षेत्रफल में। तो 16 पाई r² नया क्षेत्रफल आया, पुराना कितना था? 4 पाई r²। तो वृद्धि कितनी होगी एक्चुअल में? 16 में से 4 घटा दो, 12 पाई r² की वृद्धि हुई है। लेकिन ये भी नहीं पूछा, आपसे पूछा वृद्धि का प्रतिशत बताएं कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? कितनी वृद्धि हुई है उसको अंश में लिखेंगे 12 पाई r² बटे मतलब ओरिजिनल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पुराना कितना था? 4 पाई r² था, गुणा कर देंगे 100 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ठीक है। 4 पाई r² से 4 पाई r² कटेगा, 4 से 3 बार 12 कट जाएगा, कितना गया? 300% की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। कितनी हुई है? 300% की वृद्धि। तो अगर आप डायरेक्ट सोच रहे थे कि अगर त्रिज्या 2 गुनी है तो उसका क्षेत्रफल भी 2 गुना हो जाएगा, गलत हो जाता आपका आंसर। कुछ बच्चे स्क्वायर लगा करके कि हाँ 4 टाइम्स हो जाएगा 4 गुना, तो वो भी गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें वृद्धि पूछा है। तो कितनी हो जाएगी वृद्धि? 300% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।